नमस्कार। मैं डॉक्टर सुखाराम, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज का हमारा टॉपिक है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन दाश वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था, जिसने दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया था। बलबन के शासनकाल में क्या क्या कार्य हुए और किस प्रकार उसने अपनी पूर्ववत व्यवस्थाओं में सुधार करके नई व्यवस्थाओं की स्थापना की, क्योंकि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में रजिया और रजिया के तत्पश्चात मुइजुद्दीन बैराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह और फिर नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई थी। इन अस्त व्यस्त और अराजकता की स्थितियों से दिल्ली सल्तनत को निकाल करके और उसका नए स्वरूप में एक प्रशासनिक सेटअप उसने तैयार किया। इसलिए आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे गयासुद्दीन बलबन और उसके कार्यों की। उसका शासनकाल हम देख रहे हैं कि 1266 से 1287 ईस्वी तक था। तो बलबन के कौन कौन से प्रमुख कार्य थे, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बलबन के कार्यों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बलबन ने सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा में वृद्धि और राजत्व का सिद्धांत दिया। ये पहला काम था, क्योंकि बर्नी ने कहा कि इस काल में सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई थी तथा ताज की प्रतिष्ठा अब बिल्कुल नहीं बची थी। किसी को ताज से कोई भय नहीं था। अतः ताज या सल्तनत या सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को वापस पुनर्स्थापित करने और सुल्तान के पद का भय आम आदमी के मन में स्थापित करने के लिए उसने तुर्की राजत्व सिद्धांत दिया, जो उसने अपने अप्रेशिया वंश और फारसी शासकों से उसको लिया गया था। बलबन के राजत्व सिद्धांत पर हमारा एक अलग से पूरा वीडियो है, विस्तार से उसको आप देख सकते हैं। तो इसका मूल काम था सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करना और लोगों में या आम जनता में भय कायम करना। ये इसका मूल काम था। दूसरा कार्य बलबन के समय में बलबन ने ये किया कि हिंदू विद्रोहों का दमन। हम देख रहे हैं कि 30 साल की अराजकता, अर्थात इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो है देश में बड़ी संख्या में हिंदुओं ने विद्रोह करने शुरू कर दिए थे, जिससे कानून और व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो गई। बर्नी ने 4 प्रमुख स्थानों का वर्णन किया है जहां हिंदुओं ने विद्रोह जो है बड़े व्यापक पैमाने पर विद्रोह करने शुरू कर दिए थे। ये 4 प्रदेश थे: मेवात, जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, दूसरा गंगा यमुना का दोआब, और तीसरा अवध, और चौथा है कटेहर, जिसको आधुनिक बुंदेलखंड के नाम से हम जानते हैं। इन प्रदेशों में विद्रोहियों ने काफी आतंक मचा रखा था। बलबन ने इन पर सैनिक कार्रवाई करके अनेक विद्रोहियों को जो है कठोरता से इनका दमन किया गया। विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया गया, उनकी स्त्रियों और बच्चों को दास बना लिया गया, और इसके अलावा उसने जंगलों को साफ करवा करके वहाँ पे अनेक किले बनवाए और वहाँ पर अफगान सैनिकों की नियुक्ति की, ताकि भविष्य में इन प्रदेशों में किसी तरह का कोई विद्रोह नहीं हो। अगला कार्य था दल चालीसा का नाश। इल्तुतमिश द्वारा दल चालीसा या तुर्कान चहलगानी, जिसकी चर्चा हम इल्तुतमिश के काल में कर चुके हैं, दल चालीसा का गठन इल्तुतमिश द्वारा किया गया था, जिसने संपूर्ण दिल्ली सल्तनत को सुचारू रूप से संचालित करने में अपना योगदान दिया। लेकिन अराजकता की स्थिति में, या हम कहें कि रजिया के बाद में, ये दल जो था
ये तुर्की अमीर जो थे ये बड़े उच्छृंखल हो गए, ये पद के जो है लालची हो गए और इन्होंने सुल्तान के विरुद्ध कई षड्यंत्रों में ये शामिल हो गए। इसलिए इसने इस चालीसा दल का नाश करने का निश्चय किया। इसके लिए उसने विष व अन्य साधनों का प्रयोग किया। अपने चचेरे भाई शेर खान तक को उसने जहर दे करके मरवा दिया। अमीन खान जो इस दल का एक अन्य शक्तिशाली सदस्य था, अवध का गवर्नर था, जो बंगाल के तुगरिल के विद्रोह को दबाने में असफल था, उसको अवध के फाटक पर जीवित सूली पे चढ़ा दिया। इस तरह एक एक करके दल चालीसा के सभी सदस्यों को नष्ट कर दिया। अगली बात थी कि बलबन द्वारा सेना का पुनर्गठन। हम देखते हैं कि बलबन ने यह सीखा कि सेना शासन का मूल आधार है और इसलिए उसने सर्वप्रथम सेना की संख्या में वृद्धि की और केंद्रीय सेना में दीवाने अर्ज जो रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रखी गई थी, बड़ी संख्या में योग्य और स्वामी भक्त सैनिक अधिकारियों को नियुक्त किया। जैसा कि बर्नी लिखता है कि उनके वेतन बढ़ा दिए गए, नगद वेतन के बदले उनको कुछ गांव जागीरों में दे दिए गए। इस तरह से एक सेना का पुनर्गठन करके और दिल्ली सल्तनत को सैनिक रूप से सशक्त करने का कार्य किया। नेक्स्ट, गुप्तचर विभाग का गठन है। एक विश्वसनीय और निष्ठावान गुप्तचर प्रणाली का गठन बलबन द्वारा किया गया था। उसने विभिन्न सरकारी विभागों और प्रांतों में गुप्तचर, जिनको बरीद कहा गया, नियुक्त किए गए थे, जो हर प्रांत में होने वाली छोटी से छोटी घटनाओं, अमीरों, राज्य कर्मचारियों इत्यादि के क्रियाकलापों के बारे में नियमित रूप से सूचनाएं सुल्तान को भेजते रहते थे। इसके अलावा मंगोलों के बारे में बलबन ने जो नीति अपनाई वो भी एक कठोर नीति थी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर मंगोल आक्रमणों का निरंतर भय बना रहता था और बलबन के समय में मुल्तान, उच्च, दीपालपुर, लाहौर सल्तनत के अंतर्गत थे, किंतु सिंधु नदी के पश्चिम की ओर के पर मंगोलों का अधिकार था। पंजाब का अधिकांश भाग भी उन्हीं का अधीन था। ये सारी चीज़ें हमें बरनी की तारीख फिरोजशाही से पता चलती हैं। बलबन ने सर्वप्रथम अपने सीमांत प्रदेशों में अनेक किले बनवाए और उनकी रक्षा के लिए वहाँ सैनिक नियुक्त किए। अपने चचेरे भाई शेर खान को सीमांत प्रदेशों का हाकिम नियुक्त किया गया था, जो 1270 तक उसने सफलतापूर्वक मंगोलों का सामना किया था। लेकिन शेर खान की मृत्यु के बाद में उसने अपने सीमांत प्रांतों को 2 भागों में बांट दिया और उनकी सुरक्षा का भार अपने पुत्रों मोहम्मद खान और बुगरा खान को सौंप दिया था। इसके अलावा बर्नी ने एक 30,000 सैनिकों की एक रिजर्व सेना हमेशा दिल्ली में रखता था, जो कभी भी आवश्यकता पड़ने पर उनको सहायता के लिए या मंगोलों से दिल्ली सल्तनत की रक्षा के लिए उसको भेजा जा सकता है। तो इस प्रकार गयासुद्दीन बलबन द्वारा दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण के कुछ विशेष कार्य किए और उनके द्वारा न केवल एक प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित हो पाई, बल्कि राजनीतिक रूप से भी दिल्ली सल्तनत और अधिक संगठित और सुदृढ़ हो सका। धन्यवाद।